आप सभी भाइयों को जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी कोई ठीक है और अपनी अपनी तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो जैसा कि भाइयों आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का पीटी पीएचडी अब खत्म हो चुका है और अभी सबसे बड़ा डाउट्स है कि आप लोगों का मेडिकल कब होगा। मेडिकल कब होगा इससे रिलेटेड वीडियो तो मैं आपको बता दिया हूँ और कुछ कुछ नोटिसेस भी वायरल हो रही है, तो बहुत जल्द आपका मेडिकल होना है। तो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ और ये जो मेडिकल से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों, उसको मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद फिर डाला है। उसके अलावा एक भाई के साथ मैंने मेडिकल रिलेटेड वीडियो बनाया था, तो उसमें वो भी 2024 के एसएससी जीडी में ग्राउंड फिट था, तो वह उसी में हम लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया था। आज मैं आपको एक भाई से मिलाने वाला हूं जिनका नाम दीपक है। ये एसएससी सीपीओ में मेरे साथ थे और इनको भी रीमेडिकल मिला था। मेरे को तो रीमेडिकल मिला था नॉकनिस में और ये भाई को मिला था तीत में। तो तीत में क्या गलती किए थे या फिर कैसे इनको रीमेडिकल मिला, इन सब चीजों के बारे में जानने वाले हैं। इसके अलावा मैं आपको चौंकाने वाला बात बताता हूँ भाइयों, मैं भी 2023 के जीडी में ग्राउंड फिट था और 2024 में रीमेडिकल मिला था। और ये जो भी भाई है इनको भी जीडी में ग्राउंड फिट थे और कितने थे, लगभग 80 में एक आप निकले थे ना सिर्फ। 80 में 5 निकले थे। हाँ, 80 में 5 कोई सिर्फ ग्राउंड फिट निकले थे, उसमें से ये भी एक थे। और जीडी में ये हाल था और सीपीओ में सोचिए हम लोग दोनों को रीमेडिकल मिला था। तो सबसे पहला सवाल हम लोग जाते हैं। सवाल में बढ़ने से पहले भाइयों, जो कोई भी नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलते रहे। और जितने भी कंटेंट है, जितना भी इंफॉर्मेशन दिया हूँ इस वीडियो में या फिर प्रीवियस वीडियो में, सारी के सारी पर्सनली एक्सपीरियंस्ड है। सारा का सारा में जो हम लोग मेडिकल में गए और जो हम लोगों को लगा और वहाँ के डॉक्टर लोग कैसे चेक करते हैं, उससे रिलेटेड हम लोगों ने आपके तक बात पहुंचाने की कोशिश की है। तो इस कोशिश के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने भाइयों तक भी शेयर कर दीजिए जिनका जीडी में मेडिकल्स है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो रहता है कि एसएससी जीडी का मेडिकल टफ होता है या सीपीओ का टफ होता है, तो दीपक भाई से जानेंगे। और इसका हम लोगों को दोनों का एक्सपीरियंस रहा है, तो दीपक भाई बताएंगे कि जीडी का टफ होता है या सीपीओ का। क्या? जय हिंद सभी को। मेरा नाम दीपक है। मैंने एसएससी जीडी 2023-24 का दिया था और सीपीओ का 2024 दिया है। तो जैसे कि हेमंत भाई ने आप लोग को बताया कि एसएससी जीडी में मैं ग्राउंड फिट था और एसएससी सीपीओ में मुझे रीमेडिकल मिला था। रीमेडिकल मिला था मुझे तीत में। और जैसे कि हेमंत भाई ने आपको पहले ही डिटेल में बता चुका है कि तीत में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो लेकिन और मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहूँगा तीत के बारे में। अच्छा, हाँ, इस पे हम लोग जाएंगे। सबसे पहले ये बता दीजिए कि जीडी का हार्ड होता है कि सीपीओ का हार्ड होता है, क्योंकि भाई लोग को ये जो भ्रम है ये हट जाए कि नहीं जीडी का हार्ड होता है सीपीओ का हार्ड होता है, ये बता दीजिए आप। मेरे नज़र में ना जीडी का हार्ड है ना सीपीयू का हार्ड है। मेडिकल मेडिकल होता है। इसमें हार्ड और इजी कुछ नहीं होता है। जो जीडी में चेक होगा मेडिकल्स वो सीपीयू में चेक होगा। डिपेंड करता है आपकी किस्मत पे, आपके लक पे, कि आपको कैसे डॉक्टर मिले हैं, किस टाइप के डॉक्टर मिले हैं, आपके क्या मेडिकल पॉइंट्स है। ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। बाकी आपका लक फैक्टर काम करता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, टोटली यही है भाइयों। अच्छा, आपका जो मेडिकल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? सीपीयू का। नहीं नहीं, जीडी का? जीडी का हजारीबाग में हुआ था, बीएसएफ हजारीबाग में। का? हजारीबाग बीएसएफ कैंप में। और कल जो भाई का मैंने वीडियो बनाया था उसका तो बीएसएफ मेरू कैंप में हुआ था। और मेरा जो जीडी का मेडिकल हुआ था वो सीआरपीएफ सेम्बो में हुआ था भाइयों। तो आपका में कितना बैच बना था, कितना का बोर्ड था? मेरा टोटल जिस दिन मेरा जीडी का रनिंग था 2023 वाले में, अच्छा। उसमें टोटल 85 आए थे, 85 या 80 थे। हम्म। जिसमें से आई थिंक 9 क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, बाकी सब क्वालिफाई कर गए थे। तो उसमें से भी जो बच्चे बचे 85 में से अगर 9 कम कर देंगे तो 76 हो जाएगा। तो 76 में ओनली हम 5 थे कैंडिडेट जो फिर ग्राउंड फिट हुए थे। बाकी सबको रीमेडिकल मिला था। छोटे छोटे चीज़ों में रीमेडिकल मिल रहा था। उसमें से मैं सिर्फ अकेला अपने बैच का था जो ग्राउंड फिट था। बाकी सब अलग अलग ग्रुप के 3 बैच बना था हमारे में, जिसमें से मैं अपने बैच में एक लौता था जो ग्राउंड फिट हुआ था। बाकी 2 बैच के अलग थे जो 2-2 फिट हुए थे। हम्म। हम 3 ग्रुप को मिला के हम 5 लोग हो गए थे। तो आप इससे जान सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सीपीओ का हार्ड है या फिर जीडी का हार्ड है। मेडिकल मेडिकल है, जैसे मैंने पहले भी बताया। जो आपका जीडी में चेक होगा वो आपको सीपीओ में भी चेक होने वाला है। जबकि जीडी में मैं तीत में मेरा कोई चेक नहीं हुआ अच्छे से चेक हुआ था, लेकिन मुझे वहाँ पर टोटल तीत में 22 पॉइंट्स होते हैं। तो उस 22 में से 14 पॉइंट्स आपको चाहिए होते हैं, तो मेरा 14 पॉइंट्स बन रहा था तो मुझे ग्राउंड फिट कर दिया गया। बाकी मुझे ऐसा कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन सीपीओ में यहाँ पर मुझे डॉक्टर थोड़े लीनियंट नहीं थे। तो इस वजह से डॉक्टर हेमंत भाई के और मेरे दोनों के डॉक्टर सेम थे। हम लोग एक ही बैच में थे। तो वहाँ पे डॉक्टर जो थे थोड़े स्ट्रिक्ट थे। इसी वजह से हमको री मेडिकल मिला और वो प्रॉपर तरीके से चेक कर रहे थे
लेकिन वो थोड़ा डिटेल में जा रहे थे, नहीं। और बाकी जो डॉक्टर 3 थे वो थोड़ा लीनियंट थे। और सबसे बड़ा चीज है ना कि जो हम लोगों को चेक कर रहे थे वहां पे डॉक्टर, वो डॉक्टर पहली बार कर रहे थे, उनको आइडिया नहीं था, वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे, उनका मेडिकल का जो एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम था, इसी चलते वो इस तरह का कर रहे थे। नहीं तो अगर रहता तो फिर इस तरह का नहीं भी इस तरह का नहीं देखने को मिलता। वो पहला टाइम था, कह के पहला टाइम वो भी आई गेस सीख रहे होंगे, कह के इस टाइप का देखने को मिला था क्या। हाँ, हो सकता है, लेकिन उतने वो स्ट्रिक्ट नहीं थे, बस वो हम्म, थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। करना भी चाहिए, अच्छी बात है। अगर आप आपको 2 स्टार मिल रहा है तो आपको उस तरीके से मेडिकल भी होना चाहिए। लेकिन वो डॉक्टर वैसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ठीक थे, ऐसा कोई। लेकिन सुनने में मिला था कि डॉक्टर स्ट्रिक्ट हैं, वैसा कुछ नहीं, वो थोड़ा मतलब कि बिहेवियर से बहुत अच्छे थे। मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे। लेकिन री मेडिकल मिलने का हमें काफ़ी फ़ायदा भी हुआ कि हमें और बाकी चीज़ें भी डिटेल्स में जानने के लिए मुझे मौका मिला। हाँ वही चीज, इसी यही जो रीमेडिकल जो मिला हम दोनों भाइयों को, इसके चलते मैं आप लोगों के समक्ष इतना अच्छा से डिटेल से आपको वीडियो बता पा रहा हूँ। चाहे वो नॉकनिस का हो, चाहे ये भाई तीत का बताने वाले हैं, चाहे ईयर वैक्स का, सारा चीज हम लोग वहाँ पे बहुत सारा चीज सीखने को मिला। तो वहाँ पे जो हम लोगों को सीखने को मिला, तो वही चीज हम आप लोगों को बता रहे हैं भाइयों। और जो जीडी और सीपीओ का हार्ट, तो इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि जो जीडी में जब मैं गया था 2023 में, तो उस समय 4 बोर्ड बने थे। उसमें से एक जो बोर्ड था वो बहुत ही स्ट्रिक्ट चेक कर रहे थे वहां पे भी, और जो बाकी 3 बोर्ड्स थे वो काफी इजीली चेक कर रहे थे। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा वो टोटली किस्मत पे है, आपको कैसा बोर्ड मिलता है। और एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप निश्चिंत रहे कि चाहे स्ट्रिक्ट हो, चाहे कुछ लिबरल हो, चाहे कुछ भी रहे, वो आपका पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं। और अगर आपका कुछ कहीं पे पॉइंट बन रहा है तो आपका टोटली किस्मत पे डिपेंड करता है। अगर गलती से वो डॉक्टर ओवरकम कर देते हैं उसको, अगर चेक नहीं करते हैं तो, नहीं तो फिर आपको मेडिकल पॉइंट्स मिलेगा। और इससे बचने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि अभी से आप उन चीजों में काम कीजिए। अगर कैरी एंगल, तो जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, अगर कैरी एंगल है एक्सरसाइज कीजिए, अगर नॉकनिस का समस्या है तकिया बांध करके सोइए, और भी एक्सरसाइजेस है वो सब कीजिए, और अगर ओवर वेट है तो वेट को गिराइए। तो ये सब चीज आप लोग कीजिए ताकि वहां पे मेडिकल का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जो जो चीज सुधर सकता है। तो दोस्तों यही है कि सीपीओ का, तो आपको उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि जो सीपीओ का मेडिकल वो हार्ड होता है या फिर जीडी का हार्ड होता है। तो इसका सार यही है कि ना तो सीपीओ का हार्ड होता है, ना तो जीडी का हार्ड होता है। वो डिपेंड करता है आपको डॉक्टर कैसे मिले हैं, और किस्मत अच्छा है तो कुछ पॉइंट रहने पे भी आप बच सकते हैं, और किस्मत खराब है तो कुछ पॉइंट ना रहने पे भी आपको पॉइंट मिल सकता है, हालांकि वो रीमेडिकल में क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग तीत पे, कि तीत को कैसे कैसे चेक किया जाता है। तीत में जो आप लोग का मिथ रहता है कि नहीं इसमें सारे के सारे दांत ठीक होने चाहिए, या फिर एक दो दांत नहीं रहेगा तो भी चलेगा, तो इन सभी चीजों के बारे में डिटेल्स में हम लोग दीपक भाई से जानने वाले हैं। इनको रीमेडिकल मिला था सीपीओ में, तो उससे रिलेटेड, कैप से रिलेटेड, या दांत कैसे लगवाते हैं इससे रिलेटेड, कि दांत का साफ सफाई से रिलेटेड, या फिर दांत में 3232 दांत ठीक होना चाहिए, या फिर 2-3 दांत चलेगा, तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दांत है 32, लेकिन आपका पॉइंट सिर्फ और सिर्फ दांत में जितना पॉइंट है उसको मिला करके 22 पॉइंट होता है, जिसमें से आपको 14 पॉइंट चाहिए फिट करने के लिए। तो अब दीपक भाई आपको बताएंगे कि दांत में कैसे कैसे चेक किया जाता है, कौन से दांत के कितने पॉइंट्स रहते हैं, और कैसे आप बच सकते हैं, कैप लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और कैविटी है तो उसका क्या क्या सॉल्यूशन है। सबसे तो पहले मैं आपको मिथ क्लियर करना चाहूँगा कि सब बोलते हैं 28 दांत होने चाहिए या 32 दांत होने चाहिए। 28 दांत होने चाहिए, ये मैं भी कहता हूँ। लेकिन 28 दांत से आपके 1-2 दांत कम भी हैं तो भी चल जाएँगे। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखे हैं कि वहाँ पर बोलते हैं कि 28 दांत आपका आपके अगर नहीं है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा मेडिकल में। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मेरे भी 28 दांत नहीं है, मेरे 27 दांत हैं। मैंने कैप लगवाया जिसकी वजह से मुझे रीमेडिकल मिला। ठीक है, अगर आपके 28 दांत से थोड़े से कम है, 1-2 कम है, तो वहाँ पर आपको, आपके वहाँ पर जो 2 दांत या 3 दांत नहीं है वहाँ से माइनस करके आपको 14 पॉइंट में देखा जाता है, 22 पॉइंट में देखा जाता है कि 22 में से आपके कितने पॉइंट बन रहे हैं, जिसमें से आपको 14 पॉइंट चाहिए होता है पास करने के लिए। अगर आपके 14 पॉइंट है, अगर आपके 13 पॉइंट है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा, 14 पॉइंट है तो आपको पास कर दिया जाएगा, उससे ऊपर आप बढ़ते जाएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा। इस हिसाब से काउंट किया जाता है पॉइंट। और रही बात कैप की, तो अगर किसी के एक तीत नहीं है या फिर उसमें कैविटीज लगे हुए हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस दांत को निकलवाएं नहीं, उसको हो सके तो फील करवा लें। या तो हो सके तो अगर आपको कैप लगवाना है तो ये ट्राई कीजिए कि एक पे ही कैप लगाया जाए, क्योंकि अगर आपका एक बार कैप लग गया तो उस दांत को काउंट नहीं किया जाता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि उस दांत को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट आपको माइनस कर दिया जाएगा। इस तरीके से मेरे एक तीत नहीं थे, तो एक तीत की वजह से मुझे 3 कैप लगवाने पड़े। एक तीत जैसे आपका ये था
तो इसके सपोर्ट के लिए यहाँ पर 2 तीत के में आपका लगाना पड़ा, तो इस वजह से मेरे 3 तीत हो गए। 3 तीत के पॉइंट मेरे कट गए। कटने के बाद मेरा 14 पॉइंट से ज़्यादा बने थे, इसलिए मुझे फिट कर दिया गया। अगर 14 पॉइंट से कम होते तो मुझे भी वहाँ पर अनफिट कर दिया जाता। बाकी बात, अगर किन्हीं का दांत अगर मान के चलिए हल्का फुल्का टूटा हुआ है आगे में, तो उसमें से देखिए जनरली 22 पॉइंट होते हैं, तो शायद प्रीमोलर्स के कितने पॉइंट होते हैं जो? पॉइंट्स का तो मैं तीत के प्रॉपर नहीं बता पाऊंगा कि कौन कौन से तीत के कितने कितने पॉइंट्स होते हैं, लेकिन ये बता पाऊंगा कि अगर आपके थोड़े मोड़े दांत टूटे हुए हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, अगर आपके थोड़े मोड़े गैप भी हैं तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आपके अनइवन तीत है तो उसमें आपको हाँ जरूर है कि आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो डिपेंड करता है डॉक्टर पे और आपके तीत पे कि कैसे आपके अनइवन है या पे प्रॉपर है कि नहीं है। अगर आप चाहें तो वहाँ पर क्लिप लगा के, दांत पे जो क्लिप लगता है उसमें लगा के जा सकते हैं, लेकिन शायद वो भी डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो आपको पास करे या ना करे। तो यही है भाइयों कि अगर आपका किसी दांत में कैविटी है तो कृपया आप उसको नहीं निकालें। आप उसको आरटीसी वगैरह करा के फिल करा सकते हैं, या फिर अगर मान के चलिए एक में और आप अगर डॉक्टर बोलते भी है दो को सपोर्ट में लगाना है, तो उससे आप निश्चिंत रहिए कि आपका पॉइंट नहीं कटने वाला है। मेरा भी एक दांत में कैप लगा हुआ है, लेकिन वो जो है मोलर्स का जो सबसे लास्ट वाला है उसमें लगा हुआ है, और एक छोटा सा दांत में लगा हुआ है। कहा कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं होता, और एक दांत में है तो आप समझिए कि ये आपका पॉइंट्स वगैरह नहीं कटता है, और मेरा पॉइंट हमेशा 22 पॉइंट है तो 17-18 पॉइंट हमेशा बनता है, तो हमको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। तो कृपया अगर किन्हीं का अगर एक दांत अगर नहीं है तो आप उसको क्या सजेस्ट कीजिएगा, दांत लगवा करके जाइए कि दांत नहीं लगवा करके जाइए, क्योंकि दांत लगवाएंगे तो 2 कैप तो और लगेगा, तो उसके लिए अगर मेडिकल है तो अभी क्या उसको छोड़ दे बाद में कराए? मेरा ऐसा कहना है कि अगर आपका एक तीत नहीं है तो उसको वैसे का वैसे ही रहने दें, कोई कैप ना लगाएं, नहीं तो आपको वहां पर आपको माइनस पॉइंट मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप 3 दांत या 2 दांत माइनस लेने से अच्छा है कि आप हाँ, एक दांत माइनस लो। हाँ, बाकी बात, आप अगर मेडिकली फिट हो जाते हैं उसके बाद फिर अपने सहूलियत के लिए आप लगाइए, ताकि आपको मेडिकल्स में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आशा करता हूं भाइयों कि जो दांत से रिलेटेड पॉइंट है वो आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक किस्सा मैं दीपक भाई से और बताए थे मेरे को, तो उस किस्सा को आपके समक्ष रखना चाहता हूं, डीएनएस का। तो भाई आप बताइए, डीएनएस जब आप कराने के लिए गए थे तो फिर आपको मेडिकल वाले डॉक्टर, जो वहां पे जो प्राइवेट डॉक्टर है, उन्होंने क्या क्या बोला था और कितना का खर्चा बता रहे थे? जब मेरा जीडी का मेडिकल था तो मैं भी यूट्यूब वीडियोस देख के जाता था। वहाँ पर ऐसे बताते थे, ऐसे है वैसे करके जाना है, तो मैं भी काफ़ी नर्वस रहता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया प्राइवेट डॉक्टर के पास, तो उन्होंने पहले मेरा नोज़ चेक किया, तो उन्होंने बोला आपको डीएनएस है। तो उन्होंने पहले तो 2000 की टैबलेट्स के मतलब कि दवाई के लिए 2000 के कम से कम बिल बना दिया। फिर मैंने बोला ईयर भी सर चेक कर दिए, तो उन्होंने ईयर भी चेक कर दिया। ईयर में बोला उन्होंने बोला कि आपके ईयर में ही प्रॉब्लम है, उसका अलग से 2000 का बिल बना के दिया मुझे। इस तरीके से मुझे टोटल 4000 का उन्होंने बिल बना के दिया। और जब मैं वहाँ जीडी का देने गया तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और अच्छा, हाँ, यहाँ पे एक चीज है कि 4,000 का बिल बनाया, तो आप देखिए अब इसमें डरे हुए भाई लोग बहुत सारा चीज ये लोग कर भी सकते थे, दीपक भाई भी करते, लेकिन उस समय का क्या है कि उस समय आपका रनिंग था ना। रनिंग था, तो मैंने ये सोचा कि 2 दिन बाद मेरा रनिंग है, अगर मैं नोज में ऐसा कुछ डालता हूँ तो रनिंग में मुझे वैसे ही प्रॉब्लम होने वाली है। तो मैंने डिसाइड किया कि जो होगा देखा जाएगा, बाकी सब मेरे लक पे डिपेंड करता है। तो मैंने डिसाइड किया मैं वहाँ से कोई भी दवाई नहीं लूंगा, जो डॉक्टर की फीस थी मैं वहाँ दे के आ गया। और जो ईयर वैक्स थी, ईयर में जो वैक्स क्लियर करने के लिए जो दवाइयाँ आती है मैंने वो लिया। 90 या 100 रुपीज़ का आता है, बस वो मैंने लगाया और कुछ भी नहीं लिया। और बाकी मेरा आइज़ वगैरह बाकी सब तो नॉर्मल थे, ठीक थे, 6/6 थे, तो मुझे बाकी तब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन जो ये नोज़ का था डीएनएस का, इस पे आप बिल्कुल भी ना घबराएं। जो डॉक्टर ये बोलते हैं प्राइवेट में कि आपका डीएनएस है, नॉर्मल डीएनएस हर किसी को होता है। आई थिंक 90 टू 95% डीएनएस नॉर्मल डीएनएस सभी को होता है। वहाँ पर आपको बोला जाएगा, प्राइवेट में आप जाओगे तो आपको डीएनएस है बोल के आपको डराया जाएगा। आप वहाँ पर जाओगे मेडिकल में, इसका असर आपको मेडिकल में देखने मिलेगा कि वहाँ पर जब आपका डॉक्टर चेक करेगा तो वहाँ पर आप नर्वस रहोगे। नर्वस रहने की वजह से जो बाकी और है, चार्ट पढ़ना है या जो भी है, हाँ, वहाँ ब्लड पर प्रेशर हो गया ब्लड इसमें, प्रेशर हाई, पल्स। बीपी भी हाई हो सकता है। और बीपी हाई में भी आपको बाहर बाहर किया जा सकता है, आउट किया जा सकता है। जैसा अपने को एक सीपीयू मिला था एक हाँ, तो हाँ, उसको 2 से 3 दिन रखे थे वहां पे कि किसी तरह वो फिट हो जाए करके, या 5 दिन फिर रखे थे। हाँ, लगभग 3 से 4 दिन जो भी थे। उसके अलावा किन्हीं किन्हीं का अगर मान के चलिए वहां पे ब्लड प्रेशर हाई भी हो रहा है, और वहां पे जा करके अगर वो कूल डाउन हो जा रहा है और उनका ठीक आ रहा है, तो उनको फिट भी कर दे रहे हैं। तो भाइयों, री मेडिकल से बचने के लिए एटलीस्ट इन सब चीजों पे ध्यान मत दीजिएगा। डीएनएस 90 to 95% को होता है। मेरे को भी डॉक्टर, जो मैं गया था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वहां पे भी माइल्ड डीएनएस बोला था। अगर अगर मेरे पास वो तो सर्टिफिकेट अभी नहीं है जहाँ पे लिखा गया था, नहीं तो
अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं फिर से आप लोग के लिए वहां पे जाने के लिए तैयार हूँ, और वहां पे जाकर के फिर से मैं आपको रिपोर्ट दिखा सकता हूँ। वहां पे फिर से डॉक्टर बोलेंगे माइल्ड डीएनएस, तो माइल्ड डीएनएस के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि वो डॉक्टर लोग का ये रहता है कि नहीं वहां से दवाई से कमीशन खाना, या फिर वो ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन से, तो इन सब के चक्कर से हट जाइए भाइयों। इन सब का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि ये जो डीएनएस का प्रॉब्लम है, और डीएनएस जो भाई लोग पूछ रहे थे, ये भी डाउट्स आपकी क्लियर हो गई होगी। ईयर वैक्स से रिलेटेड भी बता दिया भाइयों। जिनको भी अगर ईयर क्लीन कराना है, अगर जो भी करना है, तो आप समझिए कि 20 से 25 दिन पहले, या फिर कम से कम 15 से 20 दिन पहले क्लीन करवाइएगा। नहीं तो वहां पे क्लीन करवाने के बाद कुछ कुछ अगर ड्रॉप व्रॉप देती है, तो वहां पे ड्रॉप का वहां पे आपको रेसिड्यू देखने को मिलेगा कान के पर्दे में, तो उससे भी रीमेडिकल मिलेगा, फिर आपको 2 से 3 दिन और भी ये थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो उससे बचिए, और जितना चीज हो सकता है आप उसको अभी कवर अप करने का कोशिश कीजिएगा भाइयों। इसके अलावा आते हैं हम लोग फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो भाई गए थे, तो उनको क्या क्या का दिक्कत हो रहा था, वो जो एनेक्सर 9 जो है आप लोग का एसटी से रिलेटेड, तो भाई भी है, भाई भी उसी कम्युनिटी से आते हैं, तो ये भी आपको बताते हैं कि जब ये लोग गए थे मेडिकल में, तो उस दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे, एनेक्सर 9 जो आता है आप लोग का, उसका क्या रोल रहता है, या फिर जो क्रूशल डेट रहता है, क्या क्या चीज रोल रहता है। तो इन्हीं सब बातों को अब दीपक भाई से हम लोग फिर जानते हैं। जिन सभी का हाइट और चेस्ट में छूट लिया था, मैं उन सभी को बोलना चाहूँगा कि आप एनेक्जन 9 ज़रूर बनवा लें, क्योंकि वहाँ पर एनेक्जन 9 मांगा जाता है। हो सकता है कि आपको कई लोगों ने बोला होगा कि ना बनवाएं या नहीं मांगा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको अपने सेफ्टी के हिसाब से देख के चलना है कि आप कहाँ सेफ हैं, कहाँ नहीं है। हो सकता है कि आपने इतने साल, इतने महीनों मेहनत किया, इतनी मेहनत की, और वहाँ पर आपको जाके सिर्फ एक चीज़ की वजह से वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाए, तो आपकी साल भर की मेहनत सारी बर्बाद हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि आप जिन्होंने हाइट और चेस्ट में छूट लिया है, तो एनेक्जन 9 जरूर बनवा ले, क्योंकि जब मेरा था एसएससी जीडी था, तो बीएसएफ मेरू कैंप हजारीबाग में, तो वहाँ पर पहले तो 3 दिन उन्होंने एनेक्जन 9 मांगा, और जिनके पास नहीं था और जिन्होंने हाइट और चेस्ट में छूट लिया था, उनको वापस भेजा गया। वहाँ पर अपने अपने जो भी थे, जिस जिला से वो बिलोंग करते थे, उनको भेजा गया कि आप जाइए अपने तहसीलदार से या एसडीओ ऑफिस से बनवा के लेके आइए। तो उनका वहाँ पर ऑलरेडी 4 से 5 दिन गया, उसके बाद उनका मेडिकल हुआ। उतने दिन में हमारा भी था, तो हमने हमने तो बनवा के लेके गया था। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ कि हमें हमसे जब मांगा गया, तो हमने वहाँ पर एनेक्जन 9 उनको दे दिया। तो हमको वहाँ पर हाइट और चेस्ट में छूट मिलने के बाद हमको एक से 2 दिन में वहाँ से हमको वहाँ छोड़ दिया गया। बाकी सब जो नहीं लेके आए थे एनेक्जन 9, उनको कम से कम 5 से 6 दिन वहाँ पर रहना पड़ा। इस वजह से होता ये है कि आपको हरास होता है, माइंड माइंड में इतना हरास हो जाएगा कि आप, हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ जाए। तो आपका जब बीपी बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आपको वहाँ पर रीमेडिकल दोबारा बार बार चेक किया जाएगा। हो सकता है कि आपका बीपी कम भी ना हो इस वजह से, नर्वस होने की वजह से। तो हो सकता है कि इस वजह से भी आपको रिजेक्शन मिल जाए। तो आप देख लें, अपने सेफ्टी के हिसाब से चलें। यूट्यूब में या कहीं पर भी आपको बोला जाता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, लेकिन आप बनवा लें। और रही एससी और एसटी की बात, जो वहाँ पर ऑनलाइन जो मांगते हैं कास्ट सर्टिफिकेट, अगर क्रूशल डेट से पहले का है तो बहुत ही अच्छा। हो सके तो जो एसटी से बिलोंग करते हैं, वो क्रूशल डेट का बाद का ही बनवा सकते हैं। अगर नहीं है तो हो सके तो जो वहाँ पे एनेक्जर, आई थिंक एसटी को एनेक्जर 6 लगता है, तो आप जाके ऑफलाइन तहसीलदार ऑफिस से बनवा लें। इससे होगा ये, अगर आपका क्रूशल डेट के बाद का एसटी सर्टिफिकेट है, तो आपका ये एनेक्जर चल जाएगा वहाँ पर, क्योंकि ये ऑफलाइन बना होता है। तो ऑफलाइन ऐसे ही कोई फ्रॉड नहीं बना सकता है। ऑनलाइन में मैं ये नहीं बोलता कि ऑनलाइन फ्रॉड बनता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग फ्रॉड बनाते हैं। मेरे टाइम में एसएससी जीडी में, वहाँ पे बीएसएफ मेरू कैंप में, बिहार का एक लड़का था। वो असम का डोमिसाइल लेके वहाँ का जनरल में, वो बिहार में जनरल में आता था, लेकिन वो असम में गया, असम से एसटी का सर्टिफिकेट बनवा के लेके आया फेक। और यहाँ पर उसका बीएसएफ मेरू कैंप में उसका था। तो वहाँ पर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने उसको फेक बनवा के लेके आया, तो उन्होंने पकड़ लिया। क्योंकि वहाँ पर जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, वो खुद बिहार से बिलोंग करते थे। तो उसके जो लड़का था, उसके बोलने के टोन से और उस हिसाब से पकड़ लिया कि ये झारखंड का हो ही नहीं सकता, या असम का है ही नहीं है। तो इस वजह से उसको टाइम भी दिया गया कि आप यहाँ से चले जाइए, वरना हम आपको पुलिस में दे देंगे। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपना सेफ्टी के से चलें, और इतने साल से आप इन्होंने मेहनत किया है, तो आप अपना देखें, बाकी दूसरे के बहकावे में ना आए। हाँ, क्योंकि जैसा कि भाई ने बताया
कि जो एनेक्स्टर 9 है शुरुआती दिनों में 3-4 दिन जब हो रहा था मेडिकल तो बहुत जोरों शोरों से मांगा जा रहा था। उसके बाद फिर बहुतों के पास नहीं होने के बाद 5-6 दिन के बाद शायद नॉर्मल हो गया था ना, नॉर्मल हो उसके गया। बाद नहीं भी मांग रहे थे। तो यही है सार भाइयों कि अगर आप लोग अपना सेफ्टी देखते हैं, अगर मान के चलिए आपका शुरुआती दिनों में पड़ जाता है और कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है, तो इंसिडेंट हो जाने पे भाइयों आप लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाइएगा, फिर इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए आप लोग वो बनवा लीजिए, वो ज्यादा दिन का समय भी नहीं लगता है। वो आपको सिंपली जाना है और तहसीलदार या एसडीओ ऑफिस जहां से भी डीसी ऑफिस वहां पे जा करके बनवा लेना है। वो बनवाने के लिए अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड क्या क्या चीज लगती है, कैसे एप्लीकेशन लिखा जाता है, सारी चीज मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं उसको भी समझा दूंगा, ताकि आप लोगों को जो मेडिकल है उस समय कोई दिक्कत ना हो। और जो भी भाई जिनका भी जो भी एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं और जो नया नहीं बनवाया एसटी सर्टिफिकेट, तो वो सब या कोई भी एसटी एससी ओबीसी तो आप लोग बनवा लीजिएगा, क्योंकि आपको और भी फॉर्म्स भरने हैं और जब भी फॉर्म भरिएगा तो उसका क्रूशल डेट जो लास्ट दिन फॉर्म भरने का रहता है उससे गिना जाता है। तो आप लोग उसको अपडेट कराते रहिएगा, हर साल बनाते रहिएगा। एक छोटा सा गलती भाइयों आप लोग को फिर अगला साल ट्रोमा में डाल सकता है, दिक्कत में डाल सकता है, तो आप ये करते जाइएगा। तो ये रह गया सर्टिफिकेट का बात। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो एसटी कैटेगरी से या एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बनाया होगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें जो आप लोगों ने बनवाया था, मेरे को एक लड़का मिला था, वो कर्नाटका से बिलोंग करता था। उसने मुझे भेजा कि उसमें जैसे उसका कास्ट सर्टिफिकेट था, एसटी से बिलोंग करता था, तो उसके कास्ट सर्टिफिकेट में गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका लिखा हुआ था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपका स्टेट सर्टिफिकेट है कास्ट का, सेंट्रल का अलग बनता है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा रहता है। और ये हमारे साथ हुआ था एसएससी जीडी में। वहाँ पर 2 लड़के थे जो झारखंड सरकार का बना के लेके आए थे स्टेट वाला। तो उनको वहाँ पर 2-3 दिन टाइम दिया गया कि आप सेंट्रल वाला बनवा के लेके आएँ, क्योंकि ये सेंट्रल का उनका प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने उन्होंने बताया कि ये सेंट्रल का जॉब है, तो आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। या तो ऑफलाइन बनाइए जो एसएससी के थ्रू आपको दिया गया है, या फिर आप जो झारखंड झारखंड सरकार या फिर कोई सी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ से आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बना रहता है। उसमें आपको साफ-साफ लिखा रहेगा, जो सेंट्रल वाला होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और जो स्टेट वाला रहेगा उसमें लिखा रहेगा जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का सिर्फ नाम लिखा रहेगा। तो ये हो गया भाइयों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी। उम्मीद करता हूँ सभी चीज आपको समझ में आ गई होगी। और एक जो मिथ रहता है आप लोगों का कि जो 10th में हम मेरे पास केवल मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, मैं फिर से बताना चाहता हूँ भाइयों कि जो 10th में है ना, तो सीबीएसई में आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों सेम रहता है, सीबीएसई अगर है तो। और अगर जैक है तो अलग अलग रहता है भाइयों, तो अलग अलग आप लेकर के ही जाइएगा, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट ही आपका मांगा जाता है, जिसको डिग्री सर्टिफिकेट भी बोला जाता है। वहां पे मार्कशीट का ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है। तो आप पासिंग सर्टिफिकेट आप जा करके यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जा करके तुरंत निकालिए और ये सब डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाइएगा। और डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जब आएगी, जब मेडिकल्स का डेट सामने में आ जाएगा और जब आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगी, तो उसके बाद मैं फिर से आपको वीडियो के माध्यम से आपके तक पहुंचा दूंगा। ये भाई दीपक, ये भी जुड़े हुए हैं हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप में, और ये भी भाइयों को गाइड करते रहते हैं। तो फिर आप इनको देखे भी होंगे, और जैसे कर्नाटका वाला भाई का बताए तो ये उनको पर्सनली मैसेज भी किए थे, तो आप वहां पे देख सकते हैं कि दीपक भाई है, मैं इनको एडमिन भी बना दूंगा वहां पे। तो आप जा करके इनको भी मैसेज कर सकते हैं कि कहाँ से अगर कोई दिक्कत है तो फिर वो भी आपको जवाब देंगे। तो भाइयों उम्मीद करता हूं कि जो तीथ हो गया, डीएनएस हो गया, ईयर हो गया, डीवी से रिलेटेड, एसटी एससी सर्टिफिकेट से रिलेटेड और एनेक्स्चर से रिलेटेड आपको इन सभी के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और आशा करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद भी आई होगी। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने जीडी वाले कैंडिडेट तक पहुंचा भी दीजिए, ताकि उनका भला भी हो सके। तो भाइयों इस वीडियो को रखते हैं हम लोग यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।